हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में। दोस्तों, लास्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अलग अलग एग्जांपल्स और उनके वर्जन्स के डेवलपमेंट के बारे में बता चुका हूं। दोस्तों, उसके लिंक मैं आपको आई कार्ड्स में दे देता हूं। वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर और पटवारी, जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है दोस्तों, जनरल स्टडी में, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं और उसमें अलग अलग वर्जन्स किससे सवाल पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का वर्जन है, निम्नलिखित में कौन सा मैकओएस का वर्जन है, मैकओएस का फुल फॉर्म। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें दोस्तों, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ देगा। आज हम चालू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें क्या क्या कार्य करके देना चाहिए, उसकी फंक्शनलिटीज क्या क्या है कि यूजर को एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुभव मिल सके, कंप्यूटर चलाने में उसे एक अच्छा अनुभव मिले। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालिएगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं दोस्तों आपके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के, बताइए। वेरी गुड, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाता हूं दोस्तों। सबसे पहला आप देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या दोस्तों, यहाँ हम सेकेंडरी स्टोरेजेस की बात कर रहे हैं कि मेन मेमोरी रैम की। वेरी गुड, मेन मेमोरी रैम की। हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है रैम, वो बल्क अमाउंट में होती है कि सीमित होती है दोस्तों। जैसे हार्ड डिस्क आपकी 500 जीबी, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, आप अलग से मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव लगा लेते हैं जरूरत के हिसाब से डेटा के बैकअप लेने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए लंबे समय तक। पर हमारे कंप्यूटर की जो रैम है दोस्तों, वो कंपेरेटिवली हार्ड डिस्क की तुलना में ज्यादा होती है कि कम होती दोस्तों? कम होती, लिमिटेड अमाउंट में होती। जैसे आपका स्मार्टफोन है जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो 3 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी रैम। बहुत महंगा फोन होगा तो 16 जीबी रैम, पर एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में रैम होती है ना दोस्तों। आप क्या चाहते हैं, मोबाइल की रैम ज्यादा हो कि कम हो? बोलिए, ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, एट प्रेजेंट आप जैसे यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये किस में लोड होगा? रैम में। एसबीआई के एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है दोस्तों कि एक्टिवली यू आर वर्किंग ऑन एनी डॉक्यूमेंट, इट शुड बी ऑन रैम। अभी तत्काल आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे, जैसे एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर, वो किस में होगा? रैम में होगा। आप जब सेव करोगे तब आप देखोगे कि उसे मेमोरी कार्ड में सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है, कि हार्ड डिस्क में, सी पार्टीशन में, या डी पार्टीशन में, ई पार्टीशन में, किस पार्टीशन में आपको सेव करना है। ठीक है दोस्तों, पर अभी जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो गेम लोड होता है, तो लोड होगा किस में? रैम में। तो उसी प्रकार से हम जब हमारे कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को हम एक साथ क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी रैम में लोड कर देते हैं, और वहां से सीपीयू उनको उठाता है काम करने के लिए, प्रोसेसेस को। ठीक है दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे P1, P2, P3 प्रोसेस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कहाँ होती है? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी एक ऐसी जगह है दोस्तों, रैम, जहां से सीपीयू डेटा को क्या करता है? एक्सेस करता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस सीपीयू को एक्सेस करना है वो कहां से उठाता है? मेन मेमोरी रैम से। तो कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी रैम में आएगी, कौन सी प्रोसेस को रैम से डीलोकेट करना है? अगर कोई प्रोसेस का काम हो चुका है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है दोस्तों, और फिर भी वो रैम में पड़ी हुई है, तो वो जबरन में जगह खा रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रैम को डीएलोकेट करना पड़ेगा उस प्रोसेस से। तो अलग अलग प्रोसेसेस को रैम का एलोकेशन और डीएलोकेशन करना और रैम का एफिशिएंट मैनर में यूज करना, ये किसका काम है दोस्तों? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को। ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रोसेसेस को रैम अलोकेट करके और डीएलोकेट करके, ताकि हम रैम का एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके। अब दूसरा मेन फंक्शन क्या होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का? दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा दोस्तों स्टोरेज मैनेजमेंट। अब स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह जो होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क। तो आप सेकेंडरी स्टोरेजेस का प्रयोग करते हैं अपने डेटा को लंबे समय तक संजो के रखने के लिए, बैकअप के तौर पर रखने के लिए, है ना। तो आपकी फाइल्स को स्टोर करने के लिए आप सेकेंडरी स्टोरेजेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेजेस को आपके लिए प्रॉपर्ली मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी आपने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई, तो अपने आप डिटेक्ट करके मान लीजिए आई ड्राइव दे देता है, फिर उसके बाद एक आपने मेमोरी कार्ड लगाया तो उसके बाद अपने आप जे ड्राइव दे देता है।
तो अलग अलग सेकेंडरी स्टोरेजेस को आपके लिए मैनेज कौन करता है दोस्तों? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टोरेज मैनेजमेंट भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का? वेरी गुड, फाइल मैनेजमेंट। तीसरा क्या है दोस्तों? फाइल मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में हम अलग अलग नाम से फोल्डर बनाते हैं दोस्तों, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं, फिर अलग अलग फाइलों को स्टोर कर सकते हैं अलग अलग नाम से। या हम जैसे डॉस में फोल्डर के बदले क्या बोल देते थे? डायरेक्टरीज। तो हम डायरेक्टरीज मेंटेन करते थे, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज बनाते थे, फिर उसके अंदर अलग अलग फाइलों को बना सकते थे दोस्तों। फाइल के एड्रेस बता सकते थे कि कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस करेगा, फाइल के रिट्राइट परमिशन क्या है। अगर हमने सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग किया है जिसमें हमने फाइल को स्टोर किया है, तो हमने टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर किया है कि सेक्टर के फॉर्म में स्टोर किया है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज किया है कि नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज किया है, क्या फेट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो अलग अलग फाइल टेक्नोलॉजीज भी होती थी दोस्तों। इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड भी कौन रखता था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि किस तरह की फाइल है, फाइल के रिट्राइट परमिशंस क्या है, फाइल किस तरह की है, किस यूजर को इस फाइल का एक्सेस देना है दोस्तों। तो यूजर के लिए फाइलों को प्रॉपर मैनेज करके रखना, ये भी किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है दोस्तों। चौथा कौन सा होगा दोस्तों? प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है दोस्तों, ये कई बार आपको बहुत सी बुक्स में प्रोसेस मैनेजमेंट के नाम से मिलेगा दोस्तों। वो प्रोसेसर मैनेजमेंट किसकी सहायता से हासिल किया जाता है? सीपीयू शेड्यूलिंग की सहायता से। ठीक है दोस्तों। प्रोसेसर मैनेजमेंट किसकी सहायता से हासिल किया जाता है दोस्तों? सीपीयू शेड्यूलिंग की सहायता से। अब सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत सी जगह आपको क्या मिलेगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग के नाम से ही मिल जाता है दोस्तों। सीपीयू शेड्यूलिंग की जगह आपको क्या मिल जाता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। और प्रोसेसर मैनेजमेंट की जगह क्या मिल जाता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। वो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है दोस्तों। आप प्रोसेस मैनेजमेंट लिखे या तो फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट लिखे दोस्तों, बात एक ही। ठीक है। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि हम मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस को हमने रैम में डाल दिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी थी रैम। अब उसमें कुछ पोर्शन में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है और अलग अलग प्रोसेसेस लोड हो रही, P1 P2 P3। अब सीपीयू को जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो कहां से उठाएगा? मेन मेमोरी रैम से। अब सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। अब मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में आपको क्या लगता है कि हम बहुत सारे टास्क को एक साथ चला रहे हैं, पर असलियत में क्या करते हैं दोस्तों? कंप्यूटर एक समय में जो सीपीयू है आपके कंप्यूटर का, वो जो है प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो क्या करता है? एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है दोस्तों। आप अगर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा है और बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि आपका सीपीयू जो है वो एक समय में दो प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर दे। सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। अगर मान लीजिए उसने किसी समय P1 प्रोसेस को उठाया तो P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेस एनवायरनमेंट जब है, अब मान लीजिए जैसे मल्टीपल प्रोसेस है रैम में, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में, तब क्या होगा? आपका सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सीपीयू किस प्रोसेस को ले, किस प्रोसेस को अधूरे में छोड़ दे, अगर उससे हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आती तो वो प्रोसेसेस को किस किस हिसाब से वो मैनेज करे कि आपके सीपीयू का परफॉर्मेंस सुधर सके, वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसे किसकी सहायता से किया जाता है? सीपीयू शेड्यूलिंग की सहायता से। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ये अलग अलग आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दोस्तों। ये मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको, इसके लिए एल्गोरिथम से भी फुल फॉर्म बन जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में। तो याद रखिए दोस्तों, प्रोसेसर मैनेजमेंट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रॉपर्ली मैनेज करता है कि हमारे सीपीयू के पास कौन सी प्रोसेस जाएगी, कौन सी प्रोसेस से सीपीयू को हटाना है और किस प्रोसेस को सीपीयू देना है अगर वो प्रोसेस रनिंग प्रोसेस से हायर प्रायोरिटी की है। ठीक है दोस्तों। तो प्रोसेसेस के बीच में प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराना और प्रोसेसर का मैक्सिमम यूज करना, थ्रूपुट बढ़ाना, सिस्टम का प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ाना, ये किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्यों हमारे प्रोसेसर का मैक्सिमम यूज एफिशिएंट मैनर में हो सके। ठीक है दोस्तों। पांचवा इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों? बताइए। डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट जो है दोस्तों, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको कई बार डिवाइस मैनेजमेंट की जगह क्या मिलता है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे अभी आपने अपने स्मार्टफोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने हेडफोन जैक लगाया होगा, और अगर आप हेडफोन से सुन रहे हैं तो आपका हेडफोन
अगर उसमें माइक भी तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ हो गया ना दोस्तों। जैसे आपने अपने हेडफोन का 3.5 mm का जैक अपने स्मार्टफोन में लगाया तो वहां पे हेडफोन का लोगो बना हुआ आ गया होगा ना दोस्तों। आप अपने कंप्यूटर में कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ऐसा लिखा आ जाता है दोस्तों, हार्डवेयर फाउंड, डिवाइस फाउंड। ठीक है दोस्तों, आप किसी डिवाइस को ब्लॉक भी कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है वो 10 साल पुराना है और आपने एक नया प्रिंटर लिया। आज ही आप गए और एक नया प्रिंटर लेके आए और आपने उस कंप्यूटर से प्रिंट दिया प्रिंटर को। अब मान लीजिए प्रिंटर फास्ट है तो 5-6 खाली पन्ने छाप देगा क्या? नहीं ना। या इसका उल्टा केस लेते कि आपका कंप्यूटर नया और प्रिंटर बहुत पुराना है। अब आपने एक नए कंप्यूटर से पुराने प्रिंटर को प्रिंट दिया। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर ने एक साथ 5 पेजेस का प्रिंट दे दिया। अब आपका प्रिंटर 5 पेजेस को एक साथ मिक्स करके छाप देगा क्या? नहीं ना। वहां पे प्रॉपर बफरिंग होना चाहिए ना, कि पहले फर्स्ट पेज निकले, फिर सेकेंड पेज, फिर थर्ड पेज। तो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा ना दोस्तों, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और कंप्यूटर की स्पीड के साथ। तो यहाँ पे आपके अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपके लिए मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद अगला कौन सा आएगा दोस्तों? रिसोर्स मैनेजमेंट। हेडिंग डालेगा रिसोर्स मैनेजमेंट। अब दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या? आप जैसे आपका सूरज जो है दोस्तों, सूर्य, ये बहुत सारे के एक ही है, पूरी पृथ्वी के लिए एक ही है। वैसा तो नहीं इस पे चाइना लोग का आके, सिर्फ भारतीयों का आके, सिर्फ अमेरिका का आके, ऐसा तो नहीं ना। पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है सबका आके ना सूरज पे। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। रिसोर्स मतलब क्या दोस्तों? संसाधन। जैसे आप मान लीजिए साइबर कैफे का एग्जाम्पल लीजिए। अब साइबर कैफे में प्रिंटर 10-12 होते हैं कि कंप्यूटर 10-12 होंगे? प्रिंटर कितने होंगे नॉर्मली? एक। तो अब 10-12 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज करे तो एक प्रिंटर सबके लिए क्या हो गया? रिसोर्स। अब मान लीजिए एक नंबर से आपने प्रिंट दे दिया, एक नंबर के कंप्यूटर से। आपका कोई दोस्त है वो 2 नंबर के कंप्यूटर पे बैठा है, अब उसने भी प्रिंट दे दिया। अब आपने 1 नंबर के कंप्यूटर से प्रिंट दिया, उसने 2 नंबर के कंप्यूटर से प्रिंट दिया। अब दोनों के पन्ने आधे आधे मिक्स होकर आ जाएंगे क्या? नहीं ना दोस्तों। पहले जिसने प्रिंट दिया होगा उसकी प्रायोरिटी पहले आई होगी, उसकी रिक्वेस्ट पहले आई होगी, तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी तो उसका प्रिंट पहले आएगा, बाद में 2 नंबर वाले का प्रिंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है अलग अलग प्रोसेसेस और अलग अलग यूजर्स। तो किस यूजर को कौन सा रिसोर्स देना है, किस यूजर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एक्सेस देना है, किस प्रोसेस को सीपीयू देना है, कितनी देर के लिए देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे याद रखिएगा रिसोर्सेज मतलब क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात हो रही है, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम, सीपीयू, और अगर नेटवर्किंग में हम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेजेस की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये सब भी किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। 7वां इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों? जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग जो है ना दोस्तों, ये इसमें क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कौन से रिसोर्स का यूज कौन से यूजर ने कितनी देर तक किया, कौन से यूजर ने कब रिक्वेस्ट की थी किस रिसोर्स की। ठीक है, कौन सी प्रोसेस ने या कौन सी जॉब ने कितनी देर तक के लिए कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया। ठीक है, अकाउंटिंग रखना कि किस यूजर ने किस जॉब ने कितने समय तक अलग अलग रिसोर्सेज का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरह का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, अकाउंट मेंटेन करता है अलग अलग यूजर्स का, अलग अलग प्रोसेसेस का, कि किसने कौन से रिसोर्सेज का कब तक यूज किया है और कब किस रिसोर्स को फ्री किया है, किस यूजर ने, किस प्रोसेस ने या जॉब ने। ठीक है दोस्तों, अब 8वां इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों? एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। कई जगह आपको ये एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग जो है दोस्तों वो इस तरह से मिलेगा, एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स या एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग में क्या दोस्तों? हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम कर रहा है तो बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेसेस काम कर रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रन हो रही, तो कोई एरर ना आए, और कोई एरर आया है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना और एरर को रिमूव करने के लिए प्रॉपर डिबगिंग ऑपरेशंस करना, ये सब परफॉर्म करना भी किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक तरह का एरर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस तरह से सीपीयू का यूज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलोकेट डीअलोकेट करना अलग अलग प्रोसेस के बीच में, के एरर ना आए, और अगर एरर आते भी तो उसकी प्रॉपर डिबगिंग करना, ये किसका काम है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद आपका कौन सा आएगा दोस्तों? 9वां इंपॉर्टेंट काम, नेटवर्किंग। बहुत सी जगह आपको नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन मिलेगा दोस्तों। नेटवर्किंग मतलब क्या? हम मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके मोबाइल में थोड़ी है, ये वीडियो तो आप यूट्यूब के सर्वर से लोड करके देख रहे हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, नेटवर्किंग में
आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं दोस्तों, कॉलेज में आपकी लैब है, उसमें आपके 70-80 कंप्यूटर हैं और एक सर्वर है। तो वहां पे हमने नेटवर्क क्यों बनाया है दोस्तों, ताकि फाइल्स की प्रॉपर शेयरिंग हो सके, रिसोर्स की शेयरिंग कर सके, फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में शेयर कर सके दोस्तों। ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ा सके हम नेटवर्क की, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेटवर्किंग का यूज किया कि हमारे डिवाइस दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सके, डेटा की शेयरिंग कर सके, हम नेटवर्क की रिलायबिलिटी बढ़ा सके, और जितना ज्यादा यूज हो सकता है डेटा की अवेलेबिलिटी उतनी बढ़ाएं और अलग अलग टर्मिनल्स पे उसे यूज करें। आप लोग अभी टिकट बुक कराते तो किसी एक जगह से बुक कराते, कहीं अन्य जगह से कैंसिल करा देते दोस्तों। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग की वजह से तो संभव हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना यह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब 10वां इंपॉर्टेंट काम क्या होगा दोस्तों, नेटवर्किंग के बाद सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। ये जो है दोस्तों सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, आप बस इसे सिक्योरिटी के तौर पे याद रख सकते हैं। आपकी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी। हम क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो हम यूजर्स को आईडी पासवर्ड के थ्रू पहचानते हैं, उसका ऑथराइजेशन करते हैं। अगर वो प्रॉपर आईडी और पिन डाल पाता है तभी हम उसे एक्सेस अलॉट करते हैं। जैसे आपकी एटीएम मशीन वगैरह होती है दोस्तों, तो आपके एटीएम कार्ड के साथ आपको पिन मिलती है, जिससे आपका एटीएम मशीन आपको पहचान पाता है कि ऑथराइज यूजर है या नहीं है। वैसे हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में हम लोग क्या पासवर्ड प्रोटेक्शन का डाल देते हैं दोस्तों, ताकि पर्टिकुलर यूजर को भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन का यूज मिल पाए, ताकि वही उसे एक्सेस करे ऑथराइज है तो, और अनऑथराइज यूजर को हम डिनाई कर देते हैं। तो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी ये प्रोसेस के दरमियान भी हो सकता है दोस्तों, कि एक प्रोसेस का डेटा दूसरी प्रोसेस के साथ मिक्स ना हो, किसी यूजर का डेटा किसी दूसरे यूजर के साथ मिक्स ना हो। जैसे आप अपने कॉलेज में जाते हैं दोस्तों, तो कॉलेज के कंप्यूटर में आपने लॉगिन किया, तो वहां पे वो जैसे ही बूट होता है उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है कि एडमिन या स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एडमिन सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स वाले फोल्डर और डेस्कटॉप दिखेंगे क्या आपको, नहीं ना दोस्तों। तो यूजर्स के बीच में पासवर्ड प्रोटेक्शन के जरिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अलग अलग प्रोसेस का डेटा एक दूसरे में मिक्स ना हो, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे दोस्तों। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर के साथ मिक्स ना हो, नेटवर्क में किसी यूजर का डेटा लीक ना हो जाए, प्राइवेसी बनी रहे दोस्तों। तो ये सब किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अब 11वां क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, वो बहुत सारे यूजर होते हैं। अगर हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो किसी यूजर ने मान लीजिए कंपाइलर की रिक्वेस्ट की, किसी यूजर को यूज करना है इंटरप्रेटर का, किसी को यूज करना है असेंबलर का, और किसी एक यूजर से असेंबलर फ्री हो जाए तो किसी दूसरे यूजर को वही असेंबलर असाइन करना, और इनका डेटा आपस में मिक्सअप ना हो और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रॉपर चलते रहे दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये भी किसका काम है दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग अलग यूजर्स के बीच में असाइन करना और प्रॉपर उनको एफिशिएंट मैनर में यूज कराना, ये किसका काम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अगला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा दोस्तों, कमांड इंटरप्रिटेशन। अब 12वां क्या है दोस्तों, कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन मतलब क्या दोस्तों, कंप्यूटर हमारा क्या समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो बाइनरी समझा है 0 और 1। यूजर जो कमांड देता है दोस्तों, CLI में, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो यूजर कमांड देता है वो नॉर्मली किस फॉर्म में होती है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होती है। अगर उसने कैरेक्टर इनपुट दिए तो हाई लेवल लैंग्वेज में होंगे, या तो फिर असेंबली में होंगे। अगर उसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया तो उसने आइकॉन्स पे क्लिक किया होगा, पर वो हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होंगे। कंप्यूटर क्या समझ सकता है, बाइनरी फॉर्म। तो यूजर के द्वारा जो कमांड दी गई है दोस्तों, उसे इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि कर्नल उन कमांड को समझ सके। ये कौन करता है दोस्तों, शेल। और शेल ही क्या है, आपका कमांड इंटरप्रिटेशन का काम करता है। याद रखिए दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर का शेल होता है वो क्या करता है, यूजर जो कमांड देता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में, वो नॉर्मली किस फॉर्म में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, या तो फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकती है। पर हमारा कंप्यूटर मासूम है, वो क्या समझ सकता है, 0 और 1। तो हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना पड़ेगा। यूजर ने जो कमांड दी वो हाई लेवल में है या असेंबली में है, कंप्यूटर क्या समझेगा, नॉर्मली बाइनरी 0 और 1। तो यूजर ने जो कमांड डाली है दोस्तों, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना, ये किसका काम है, आपके कंप्यूटर के
ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है शेल, और शेल ही हमें क्या प्रोवाइड करता है, कमांड इंटरप्रिटेशन। शेल का एक और नाम क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर दोस्तों, ठीक है। वो क्या करता है, हाई लेवल या असेंबली लेवल लैंग्वेज की कमांड्स को बाइनरी के फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में बदलता है, ठीक है दोस्तों। अब 13वां इंपॉर्टेंट काम क्या होगा दोस्तों, एक लास्ट जो इसकी परिभाषा है वही कि प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इसकी परिभाषा है वही एक इसकी मेन फंक्शनलिटी हो सकती है कि यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट इंटरफेस के यूजर को कंप्यूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, यूजर जिस तरह से रिस्पॉन्ड करवाना चाहता है सारे हार्डवेयर उस तरह से रिस्पॉन्ड करें, और माल फंक्शनिंग ना हो, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ सके और कंप्यूटर चलाने में कन्वीनियंट रहे यूजर्स को, ठीक है दोस्तों। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा दोस्तों, इसने मैनेजमेंट करा हुआ है, एमबी का कोर्स करा हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट ओएस, फाइल मैनेजमेंट ओएस, रिसोर्स मैनेजमेंट ओएस, प्रोसेसर मैनेजमेंट ओएस। तो कभी भी उसे ये फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट किसने करा हुआ है, तो ओएस ने। आपके पेपर में सवाल भी ऐसे ही बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। जब हम बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स और पटवारी वगैरह के एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो जनरल स्टडीज में कंप्यूटर में हमसे पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कार्य है या कौन से मुख्य कार्य नहीं है। तो जो थे वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अगर आप चाहते तो मैं एक सवाल बता देता हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, फाइल मैनेजमेंट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, ठीक है। 99% केसेस में मैनेजमेंट नाम आए तो फिर आप क्या लगा सकते हो, ओएस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे थे, पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाके नोटिफिकेशंस में उसे पर्सनलाइज से हटा के ऑल कर दें, ताकि जैसे ही मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूँ आपको उनसे रिलेटेड अपडेट जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।